प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। मुझे आशा है कि आप सभी संपूर्णता से काम करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और आपको उससे फायदा भी हो रहा होगा। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि संपूर्णता का अर्थ क्या होता है और उसके क्या फायदे होते हैं। किन लक्षणों की मदद से हम सारे काम संपूर्णता से कर सकते हैं। आइए एक शब्द पहेली द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते हैं। शब्दों को पहचानने के लिए आपको खाली जगह में सही अक्षर भरने हैं। आपकी मदद के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं। याद रहे, प्रत्येक खाली जगह में आपको एक अक्षर भरना है। क्या आपने पहेली हल कर ली? क्या हम उत्तर जांच लें? धीरज का फल मीठा होता है। अशोक ने जिस दृढ़ता के साथ दहेज प्रथा का विरोध किया वो सराहनीय है। इंसान में अगर कर्तव्य निष्ठा हो तो उसे अपने ऊपर विश्वास रहता है कि वो जो भी करेगा ठीक ही होगा। जिन छात्रों के उत्तर सही थे उन्हें बधाई। तो हमने देखा कि संपूर्णता के लिए हमें धीरज, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के लक्षण होने चाहिए। संपूर्णता के लक्षण: धीरज, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा। आइए इन लक्षणों के बारे में और जानें। सबसे पहले है धीरज। इसके बारे में और जानने के लिए हम एक खेल खेलते हैं। 3-3 लोग समूह बनाकर एक गोले में खड़े हो जाएं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथों से गुणा का चिन्ह बनाना है और फिर अपने साथी का हाथ पकड़ना है। गुणा का चिन्ह बनाने के बाद अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं ओर खड़े व्यक्ति का बायां हाथ पकड़ें और अपने बाएं हाथ से दाईं ओर खड़े व्यक्ति का दाहिना हाथ पकड़ें। समूह के तीनों व्यक्तियों को यह करना है ताकि आप सबके हाथ एक दूसरे के साथ उलझ जाएं। इस तरह हाथ पकड़ने से आप तीनों के हाथों के बीच एक त्रिकोण बन जाएगा। इसके बाद आपको एक दूसरे का हाथ छोड़े बिना इन उलझे हुए हाथों को सुलझाते हुए एक गोले में खड़े हो जाना है। ऐसा करने से वो त्रिकोण हट जाएगा और आप गोले में खड़े होंगे। क्या हम खेल शुरू करें? क्या आपको इस खेल में मजा आया? क्या बंधे हुए हाथों को सुलझाना आसान था? यह आसान नहीं था।
सही कहा ना? आपको हाथ सुलझाने के लिए धीरज की जरूरत थी, है कि नहीं? क्या आपने कभी उलझे हुए ऊन के गोले को सुलझाया या फिर किसी रस्सी में लगी हुई गांठ को खोला है? क्या आप कह रहे हैं कभी कभी? रस्सी या ऊन को सुलझाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको धीरज की जरूरत थी। पहले आपने धागों को तोड़े बिना सुलझाया होगा, फिर उसे ठीक से लपेटा होगा। अगर आप धीरज नहीं रखते तो धागा टूट जाता या फिर गांठ और भी उलझ जाती। हमने इससे क्या सीखा? कई बार लोग संपूर्णता से काम नहीं कर पाते क्योंकि उनमें काम को विस्तार से देखने का धीरज नहीं होता, या फिर कभी कभी उनमें काम को पूरी तरह से खत्म करने का धीरज नहीं होता है। धीरज रखने से हम काम के सभी पहलुओं पर ध्यान दे पाते हैं और काम को संपूर्णता से पूरा कर पाते हैं। अब हम दृढ़ता के बारे में बात करेंगे। क्या आप अपनी उंगलियों को इस तरह कर सकते हैं? अब यह करके बताइए। क्या आप अपनी उंगलियों को इस तरह कर सकते हैं? अब ये करके बताइए। क्या आपने कर लिया? नहीं? चलिए मैं फिर से करके दिखाता हूं और आप मेरे साथ कीजिए। पहले ऐसे, फिर यूं, ये। अब आप समझ गए कि ये कैसे करना है? क्या आप फिर से करके दिखाएंगे? अब आप कर सकते हैं, है ना? इस बार ये काफी आसान था, है कि नहीं? आपने फिर से कोशिश की, इसलिए आप इसे कर पाए और आपको थोड़ा आसान लगा। हमने इससे क्या सीखा? अगर हम बार बार कोशिश करें तो हम कठिन कार्य भी पूरा कर सकते हैं। संपूर्णता का एक लक्षण है दृढ़ता। जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो तब उस काम में डटे रहने से हम कठिन कार्य को भी अच्छी तरह पूरा कर पाते हैं। अब कर्तव्य निष्ठा के बारे में चर्चा करते हैं। आपको बर्तन धोना बहुत उबाऊ लगता है, पर आपके पापा किसी काम से बाहर गए हैं और आपकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। आपको ये काम पसंद नहीं है, फिर भी अपनी मां के लिए आप ये जरूर करेंगे, है ना? आप ऐसा क्यों करेंगे? अपने घर के काम करना और माता पिता की मदद करना आपका कर्तव्य है, इसीलिए आप करेंगे, है ना? चाहे कोई काम बड़ा हो या छोटा, पर कर्तव्य निष्ठा होने से हम संपूर्णता से काम कर पाते हैं और हमें सफलता भी प्राप्त होती है। अगर हम हर काम को गंभीरता से लें और उसे पूरा करें तो हम संपूर्णता प्राप्त कर पाएंगे। हमने उन लक्षणों के बारे में जाना जिनकी मदद से हम संपूर्णता से काम कर सकते हैं, पर वास्तविक जीवन में संपूर्णता की राह में कई चुनौतियां आती हैं। आइए देखें कि वे चुनौतियां क्या हैं। एक खिलाड़ी का उदाहरण लेते हैं जो एक खेल में जीत नहीं पाया। उसकी हार का एक मुख्य कारण यह था कि उसने पूरी तैयारी नहीं की थी। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। मेरे पास कुछ कथन है, आइए देखते हैं कि आपके लिए ये कथन कितने सही हैं। उचित डिब्बे में सही निशान लगाकर इन कथनों के उत्तर दें। 1. जब कोई कठिन विषय पढ़ाया जाता है तो मैं ऊब जाती हूं या ऊब जाता हूं और मुझे कड़ी मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। 2. जब कोई सवाल जाना पहचाना होता है तो मुझे लगता है मैं इसे हल कर सकता हूं या कर सकती हूं। मैं रुककर ये नहीं जांचता या नहीं जांचती कि मैं सही तरीके से हल कर रहा हूं या कर रही हूं या नहीं। 3.
कई बार अच्छी तरह पढ़ाई करने के बाद भी मैं सारी बातें याद करके ठीक से नहीं लिख पाता या नहीं लिख पाती। हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। क्या आपने सर्वेक्षण के जवाब लिख लिए? आपको ये जवाब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर सारे कथनों के लिए आपका जवाब कभी नहीं था, तो आप काफी संपूर्णता से काम करते हैं। अगर आपका जवाब कभी कभी है, तो आपको काम में संपूर्णता लाने की कोशिश करनी होगी। और अगर आपका जवाब हमेशा है, तो आपको काम में संपूर्णता लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपको आलस, लापरवाही और भुलक्कड़पन को दूर भगाना होगा। क्या कुछ क्रियाकलापों के द्वारा हम इन्हें अच्छी तरह समझने की कोशिश करें? किशोर को गणित में बहुत कम अंक मिलते हैं, क्योंकि उसे बीजगणित पसंद नहीं है। उसे हमेशा चर वाले व्यंजकों को समझने में परेशानी होती है। इसलिए वो बीजगणित के प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखता। प्रश्न पत्र में 40% अंक बीजगणित के होते हैं और इस वजह से उसे हर बार 40 अंक कम मिलते हैं। ये 40 अंक लाने के लिए किशोर को क्या करना चाहिए? 1. उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब पाठ्यक्रम से बीजगणित निकाल दिया जाए। 2. बीजगणित की अवधारणाओं को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। 3. बीजगणित के सारे सवालों को रट लेना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि इनमें से ही कोई सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। उचित उत्तर यह है कि अगली परीक्षा से पहले किशोर को बीजगणित की अवधारणाओं को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसे अंक न गंवाने पड़े। अक्सर ये होता है कि हम प्रयास नहीं करते, जिस वजह से हमें सफलता नहीं मिलती। हम चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते। हम काम को बहुत सहजता से लेते हैं और पूरी तैयारी करने की परवाह नहीं करते। ये आलस की निशानियां हैं, जो कि संपूर्णता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमने इससे क्या सीखा? संपूर्णता की पहली रुकावट है आलस। संपूर्णता की राह में चुनौतियां, आलस। क्या कभी आलस की वजह से ऐसा हुआ है कि आप संपूर्णता से काम ना कर पाए हों? उदाहरण के लिए, आपने कोई नया हुनर जैसे चित्रकला या संगीत सीखना छोड़ दिया हो क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते थे और आलसी हो गए थे। क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? अब गणित का एक आसान सवाल 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आपको उसका जवाब बताना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने हल कर लिया? जवाब क्या है? 575 या 395? अगर आपका जवाब है 395, तो इसका मतलब है कि आप छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर आपका जवाब था 575, तो इसका मतलब है कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। हम में से कई लोग ये गलती करते हैं। कई बार हमारी तैयारी अच्छी होती है, पर काम करते वक्त हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार किसी छोटी सी गलती का भी
बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। जिन लोगों को गणित में 99% मिले हैं वे इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम ऐसी गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं। लापरवाही की वजह से काम भी कभी संपूर्ण नहीं हो पाता। संपूर्णता की राह में चुनौतियां, आलस, लापरवाही। क्या लापरवाही की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आप संपूर्णता से काम न कर पाए हों? उदाहरण के लिए कांच का गिलास, कटोरी या प्लेट टूट जाना क्योंकि आपने उसे ठीक से मेज पर नहीं रखा था। अपनी गलती स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। अब अगली चुनौती पर ध्यान देते हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए विज्ञान की शिक्षिका ने आपको कुछ पत्तियां और फूल नोटबुक में चिपकाने को कहा है। विज्ञान की क्लास शुरू हो गई है और शिक्षिका सबकी नोटबुक मांग रही है। सुधा ने अपने बस्ते में देखा पर उसे अपनी नोटबुक नहीं मिली। तब उसे याद आया कि उसने नोटबुक धूप में रख दी थी ताकि गोंद ठीक से सूख जाए। उसने शिक्षिका को बताया कि उसकी नोटबुक के साथ क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर शिक्षिका ने कहा कि वो उसे प्रोजेक्ट में पूरे अंक नहीं दे पाएगी। क्या आप दोनों स्वेच्छा से यहां आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। काम पूरे करने के बाद भी सुधा को उसका फायदा नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी? जी हां, भुलक्कड़पन। क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है? क्या आप में से कोई 2 छात्र इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? कक्षा में आपने जो भी सीखा था वो ठीक से याद ना रहे तो आप संपूर्णता से काम नहीं कर पाते। पढ़ाई के अलावा भी अगर आप कोई छोटी या बड़ी बात भूल जाएं तो उससे काम के परिणाम पर बहुत असर पड़ता है। भुलक्कड़पन संपूर्णता की राह में एक बहुत बड़ी अड़चन है। संपूर्णता की चुनौतियां, आलस, लापरवाही, भुलक्कड़पन। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? संपूर्णता के लक्षण: धीरज, दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा। संपूर्णता की चुनौतियां: आलस, लापरवाही, भुलक्कड़पन। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने संपूर्णता के लक्षण और चुनौतियों के बारे में सीखा था। अब हम कुछ तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनकी मदद से हम संपूर्णता से काम कर सकते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है। अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा में पास होना जरूरी है। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप 5-5 लोगों के समूह बनाकर चर्चा करेंगे और सूची बनाएंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आइए देखें कि परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए।
हमें देखना चाहिए कि कौन से भाग कठिन हैं और कौन से आसान हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी में गद्यांश और कहानियाँ आसान होते हैं और कविताएं तथा व्याकरण कठिन होते हैं। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। हमें देखना चाहिए कि परीक्षा के पहले हमारे पास कितना समय है और उसके अनुसार कठिन चीज़ों के लिए ज़्यादा समय और आसान चीज़ों के लिए कम समय निकालना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास हिंदी के लिए 5 दिन हैं तो आप व्याकरण के लिए 2.5 दिन, कविताओं के लिए 1.5 दिन और गद्य के लिए 1 दिन का समय रख सकते हैं। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। क्या हम एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि आपकी वार्षिक परीक्षा में केवल 30 दिन बचे हैं। आप सारे पाठ ठीक से याद कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक सूची और समय सारणी बनाएं। हमेशा सूची और समय सारणी बनाना काफी नहीं होता। काम को संपूर्णता से करने के लिए यह जांचना भी जरूरी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर हमने गद्य के लिए 1 दिन रखा है तो हमें यह देखना है कि हमने वो भाग 1 दिन में पढ़ लिया या फिर उससे ज्यादा समय लगाया। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। यह जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं। कभी कभी हम योजना के अनुसार काम शुरू कर देते हैं, पर काम करते समय हमें कुछ गलतियां नजर आ सकती हैं या फिर परिस्थिति बदल सकती है। इसलिए योजना को परिस्थिति के अनुसार बदलने और उसका पालन करने से हम संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमें हिंदी व्याकरण पढ़ने में 2.5 दिन से ज्यादा लगे तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दूसरी भाषाओं की व्याकरण पढ़ने में भी ज्यादा समय लग सकता है। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। यह जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं। जरूरत के अनुसार योजना को बदलें। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? अपनी योजना जांचते समय आपको आभास हुआ कि गणित पढ़ने के लिए आपको 2 और दिन चाहिए और विज्ञान के लिए 1 और दिन चाहिए। आपको यह भी लगा कि सामाजिक ज्ञान के लिए आपके पास 1 दिन ज्यादा है। आप अपनी योजना में बदलाव कैसे लाएंगे? बहुत बढ़िया। क्या अब हम अगले चरण की ओर बढ़ें? हमें अपनी समय सारणी में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी प्रबंध करके रखना चाहिए, जैसे कि मेहमानों का आना, तबीयत खराब होना इत्यादि। उदाहरण के लिए, आप गणित पढ़ रहे हैं और अचानक कुछ मेहमान घर पर आ गए। अगर आप 1 या 2 दिन का समय अतिरिक्त रखते तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एक आपातकालीन योजना भी होना बहुत जरूरी है। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। यह जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं।
जरूरत के अनुसार योजना को बदलें। एक आपातकालीन योजना बनाएं। परीक्षा के बाद हमें समय सारणी को फिर से देखना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी योजना की अच्छी और बुरी बातें क्या थीं। ऐसा करने से हम अगली परीक्षा में वही गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। उदाहरण के लिए आपने गणित के लिए 10 दिन रखे थे, पर आपको यह लगा कि वो समय कम पड़ा था। अगली बार आप गणित के लिए 1-2 दिन ज्यादा रख सकते हैं। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। यह जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं। जरूरत के अनुसार योजना को बदलें। एक आपातकालीन योजना बनाएं। काम खत्म होने के बाद योजना को फिर से जांचें। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। ये जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं। जरूरत के अनुसार योजना को बदलें। एक आपातकालीन योजना बनाएं। काम खत्म होने के बाद योजना को फिर से जांचें। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।